हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर 1 के, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, प्रश्नावली है 1.2। तो दोस्तों, ये 1.2 पर आधारित ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये हमारी 1.2 की पहली वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इसमें चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर वास्तविक संख्याओं में हमें दो कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। पहला तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 1.1 में आपको बेसिक वीडियो से लेकर के और जो हमारी 1.1 का क्वेश्चन है उन सभी में उसको समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर भाज्य संख्या, जिसको हम कंपोसाइट नंबर भी बोलते हैं, और बी पॉइंट पे हमें समझना है इसमें अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या इस टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप भाज्य अभाज्य संख्याओं को नहीं देखते हैं तो आपके 1.2 प्रश्नावली को समझने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है भाज्य अभाज्य संख्याओं को समझना किसे कहते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो सी पॉइंट पर समझना है वो समझना है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसमें क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें जो डी पॉइंट पर समझना है, सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 या 3, ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें जो लास्ट पॉइंट समझना है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हमारे बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर देखना। ठीक है, वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इसके ऊपर हमारा लगभग 2 से 4 नंबर के समथिंग क्वेश्चन पेपर में आता है 101%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख रखा है यहाँ पे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कंपोसाइट नंबर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं के गुणनखंड, ठीक है, या तो वो स्वयं से कट रही हों, 2 या 2 से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल 4 है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ, तो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि 4 कैसी संख्या है, हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के जो गुणनखंड होते हैं, 4 के गुणनखंड हमारे, देखिए 4 हमारा 4 गुणा 1 लिखा जा सकता है, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्वयं के एक और स्वयं के अलावा जो भी हमारे गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। 4 के बाद हमारे पास 6 है, ठीक है दोस्तों, 8 है, 10 है, इसी प्रकार से हमारी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्याएं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे, स्वयं के और 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे, तो उसको बोले अभाज्य संख्या। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में सबसे छोटी हमारी संख्या 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 3, 5, 7, ठीक है दोस्तों, 7, और उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, 7, उसके बाद हम लेंगे 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारी अभाज्य संख्याएं निकल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भाज्य अभाज्य संख्याएं आपके समझ में आ गई होंगी। तो जो संख्याएं हमारी जिनके गुणनखंड 1 या स्वयं को छोड़ करके प्राप्त होते हैं, या देखिए इनसे संख्या हमारी कट रही है, तो वो बनेगी हमारी अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 है, तो 2 या तो 2 से कट सकती है या 1 से कट सकती है। इसी प्रकार 3 या तो 3 से कटेगी या 1 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, 5 या तो 5 से कटेगी या 1 से कटेगी। इसी प्रकार से अन्य जितनी भी संख्याएं इस कैटेगरी के अंदर आएंगी वो सब हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। परंतु जो संख्या हमारी 1 और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, तो 4 हमारी 4 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी अभाज्य भी कट रही थी, लेकिन 4 में एक विशेष गुण ये भी है कि ये 2 से भी कट रही है। जब 2 से कट रही है तो इसके गुणनखंड हमें 3 मिल रहे हैं, 4 का, 1 का और 1 2 का। तो इस प्रकार से हमारी भाज्य संख्या बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। यदि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। देखिए आगे समझिए, हमें सी पॉइंट में क्या डिस्कस करना है। सी पॉइंट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभाज्य गुणनखंड विधि,
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड। तो इसके अंदर हमें क्या समझना है, देखिए सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको लिखवा देता हूँ, परिभाषा नोट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, परिभाषा नोट कर लो। देखो परिभाषा में क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। देखिए कैसे, इसका एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है और उसके हमें 60 है। 60 हमारी कैसी एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में हम इसको तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए इस तरह से हमें इसको तोड़ना है। 60 को जैसे कि हम काट सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो 2 से काटेंगे हम इसको, 30 बार कट जाएगी। फिर उसके बाद हम दोबारा फिर 2 से काटेंगे 15 बार। ठीक है दोस्तों, अब 15 को हम अभाज्य संख्या से ही काटेंगे, वो है 3, 5 बार, और उसके बाद है 5। ठीक है, इस तरह से हमारी ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में टूट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। हम लिख देंगे 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब ये जो हमारी संख्याएं इसमें मिली हैं, ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो जैसे कि अभाज्य संख्या मैंने मेरे ऊपर बताया था, एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, इसी प्रकार की सब हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड में भी तो हमारी यही संख्या मिली है। देखो 2 मिली है, 3 मिली है और 5 मिली है। ठीक है, 2, 3, 5, देखिए अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, ठीक है, दोनों ही हमारी अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत हैं। तो इसी के रूप में इसको परिवर्तित करना ही, बदलना हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की अच्छी तरह से समझ में बात आ गई होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब की बार हम लेते हैं दूसरी संख्या जो हमारे पास है 210। सपोज करिए हमने ले ली 210 संख्या। अब इस 210 के हम फिर से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी संख्या कितने से काटेंगे, हम इसको 2 से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे हम इसको, 2 से नहीं कटेगी, अब हम इसको काटेंगे हैं 3 से। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, फिर हम काटेंगे इसको 5 से, 5 सत्ते 35, और फिर काटते हैं इसको 7 से एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाएंगे यहाँ 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से। तो इस रूप में ही बदलना हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये ले लो, उसके बाद फिर ये ले लो, उसके बाद फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, ये लास्ट है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या समझना है, इससे पहले आपको एक नोट समझना है। तो देखिए नोट में क्या है, जब हम किसी संख्या, किसी हमारी भाज्य संख्या के जब हम उसके गुणनखंड करते हैं अभाज्य के रूप में, तो वहाँ हमें घात के रूप में भी लिखना होता है उसको साथ के साथ। तो घात क्या है, देखिए हमने टॉपिक में लिख रखा है यहाँ अभाज्य संख्याओं की घात, पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे प्राप्त हो जाती हैं। अब मान लीजिए हमने कोई संख्या के गुणनखंड करे हैं, कोई संख्या हमारे पास में, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया, हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 32,760 संख्या है, 760 हमारे पास संख्या है। तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे समझाए हैं, करके देख लेना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड मान लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इसके गुणनखंड को हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ गया है, ऊपर मैंने क्या बताया, यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को, तो जो समान है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें 3 3 कितने हैं, 2 2 के कितने हैं, 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की घात 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम फिर गुणा लगाएंगे, फिर 3 3 के कितने हैं इसमें 2, तो हम लिखेंगे 3 की घात 2। फिर 5 सिंगल है तो 5 को अकेला लिख देंगे, 7 भी अकेला है और 13 का भी कोई जोड़ा नहीं है, वो भी अकेला है। तो इस प्रकार से ये बन गए हमारे भाज्य संख्याओं की घातांक, भाज्य संख्याओं के घातांक बन गए। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी को हमें समझना था, जो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन उसमें आगे वीडियो में होगा ही, जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को समझेंगे। तो उसके बाद हमें जो डी पॉइंट पे, 4th पॉइंट पर समझना है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा धनात्मक पूर्णांकों का HCF एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो उससे पहले हमें ये समझ लेना है कि HCF जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको हम हिंदी में मैसे भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्त है। उसके बाद दूसरा है LCM, तो लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीपल या मल्टीप्लाई। उसके बाद हम इसको लेसे या लघुत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इनको ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टर करने होते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी भाज्य संख्या के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद में हमें देखना होता है कि उसमें कितने, जिन संख्याओं के जोड़ा बन रहे हैं, ठीक है, दो संख्याओं के लिए मैं बता रहा हूँ, जिन संख्याओं के जोड़ा बन रहे हैं तो उन जोड़ाओं में से हम एक को नोट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो बचे हैं उनको हम लहसे में लिखते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं 6 और 20। ठीक है दोस्तों, 6 और 20। अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करके आपको बताना है। तो किस प्रकार के इनका HCF और LCM हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनके गुणनखंड करते हैं। जैसे कि हम 6 के गुणनखंड करेंगे यहाँ, तो 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे दोस्तों इसको 1 बार, कट जाएगी। तो हम इस प्रकार से यहाँ से 6 के गुणनखंड लिख लेते हैं 2 × 3। उसके बाद हम 20 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काट देंगे 10 बार और 2 से काट देंगे फिर हम इसको दोस्तों 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 1 बार। तो इस प्रकार से हमारे जो 20 है, तो 20 के भी हमें फैक्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे गुणनखंड मिले 2 × 2 × 5। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। तो देखिए हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो HCF के लिए आपको देखना है जो अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे छोटी घात का गुणनफल यहाँ पे क्या है, तो ये जोड़ा बन रहा है 2। एक तो हम इसको ले लेंगे 2। उसके बाद अगर और भी कोई जोड़ा इसमें बन रहा है, ठीक है, जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अगर यदि उनमें और भी किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है तो वो हमारा HCF में लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है तो इनमें से 2 को हम लिख लेते हैं और ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें निकालना होता है LCM। ठीक है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम कैसे निकालते हैं इसके लिए, तो ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है दोस्तों। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने जो HCF में जो जोड़ा बनाया था ना, उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 का जोड़ा बनाया था, 2 को लिख लेंगे। उसके बाद जो भी संख्याएं इसमें शेष बची हैं सभी को हम एक साथ लिख लेते हैं फिर। तो इसमें एक 2 बच गया, एक 3 बच गया। ठीक है, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, और एक दोस्तों इसमें 5 भी बच गया। देखो, तो एक तो इसमें से 2 को हम उठाएंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया। फिर उसके बाद 2, 5, 3, तो 2, 5, 3 हमने लिख लिए। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो 60 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम किस प्रकार से दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें E, जो 5th पॉइंट है। ठीक है, तो 5th पॉइंट में देखिए हमें क्या करना है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले यहाँ तक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये ले लो। लेने के बाद अब इसको समझते हैं हम। यहाँ देखिए, नहीं लिया, अभी ये ले लो। चलिए अब हम देखिए यहाँ देखते हैं। अब हमें समझना है यहाँ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। ये तो हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है इनसे हमें क्या लाभ है या इनसे हमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि हमारे पास 2 पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जिनको हम A और B मान लेते हैं। सपोज़ करिए हमने मान लिया A और B, तो जो हमारे पास A और B हैं तो हम उनके यदि गुणा करें A और B का गुणनफल, तो HCF किसका, A और B का, ठीक है, और गुणा LCM के बराबर होता है। ये पहला सूत्र होता है, इसमें फॉर्मूला बनता है, याद रखना इसको। सबसे बढ़िया फ़ायदा इसका हमारा यही होता है। इसमें क्या है, 2 पूर्णांक हमारे पास हैं A और B, ठीक है, आपने जो उनका HCF निकाला है और LCM जो निकाला, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे निकाले थे, देखिए 2 पूर्णांक हमारे पास 6 और 20 थे, तो इसका जो LCM है, जो LCM है वो 2 है, और जो HCF है LCM तो इसका 60 है, और जो HCF है वो है 2। तो इसी के आधार पर हम इसके क्या करते हैं, जांच करते हैं, सत्यता की जांच करके देखते हैं हम इसमें। तो A और B, ठीक है, तो A B जो है वो हमारे 2 पूर्णांक हैं, जैसे कि ऊपर हमारे पास कौन से थे, 6 और 20, ठीक है। तो अगर हम इसकी सत्यता की जांच करें तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो A की जगह पर हम रखेंगे यहाँ 6 और B की जगह पर रखेंगे दोस्तों 20 बराबर, और HCF की जगह पर रखेंगे हम यहाँ 2 और गुणा LCM की जगह पर रखेंगे हम कितना, 60। देखिए
जो HCF था वो है 2 और जो LCM है वो है 60, ठीक है ना। अब हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे पहली चीज़। तो जब हम इसकी गुणा करके देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं, तो दोनों पक्ष हमारे इक्वल आने चाहिए, बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो 6 दूनी 12 120 ये हो जाएगा दोस्तों, और 6 दूनी 12 120 ये हमारा ये हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ कि हमारा जो LHS है वो बराबर आया है RHS के, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा अनुप्रयोग इसका एक ये है। क्या हुआ, शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपने कोई HCF या LCM निकाल लिए, दोनों निकाल लिए, ठीक है, और आपके पास 2 पूर्णांक भी उपस्थित हैं, तो आप उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा एक दूसरा और बेनिफिट्स है उसका, ठीक है दोस्तों, उसको भी नोट कर लो। इसमें बेनिफिट्स ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 पूर्णांक A और B हैं, आपको पहले से ऑलरेडी पता है, और आपको उनमें से HCF या LCM भी दे रखा है, ठीक है। मतलब 3 मान आपको पते हों, एक तो A का मान पता हो, एक B का मान पता हो, HCF या LCM में से कोई एक मान पता हो, और आपसे चौथा मान पूछ ले जाए, कोई भी चौथा मान पूछ ले और 3 मान आपको पता हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें LCM निकालना हो, किसी के लिए LCM पूछ लिया गया हो, LCM निकालना हो आपको AB का, तो हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो ये A और B की गुणा कर दो, ऊपर जो 2 पूर्णांक हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बटे में HCF से उससे भाग दे दो, ठीक है दोस्तों, HCF से उसमें भाग दे दो। तो ये इसका दूसरा सूत्र बन जाता है, ठीक है ना। पक्षांतर करने पर ये इसका दूसरा सूत्र बन जाता है। तो इसके ये 2 अनुप्रयोग हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों से ही बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपने 1.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी पहली वीडियो को ज़रूर देख लेना, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो को, और इसकी दूसरी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ये है, इसको ज़रूर पूरा देख लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ 1.2 के जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।